और हम शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले खबर आपको देंगे जोशीमठ से, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। जगह जगह सड़क पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। इसकी वजह से मार्ग बाधित है और पत्थर गिरने की वजह से एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो दूसरी तरफ एक गाड़ी सड़क पर जल भराव होने की वजह से और मलबा आने के चलते फंस गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का हाल क्या, सड़क पर मंजर क्या। देखिए, गाड़ी मलबे में दब गई। सड़क से अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं और इसकी वजह से हालात ये हैं कि आवाजाही तो जो है बंद है ही। जो गाड़ियां कोशिश कर भी रही हैं आवाजाही की, उनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एक साइड से बड़े से कितने बड़े बोल्डर ने अंदाज़ा लगाइए कि बड़ा बोल्डर गिरा होगा कि एक साइड से पिचक गई है गाड़ी। लेकिन राहत की बात है कि खाई में नहीं गिरी गाड़ी। और एक गाड़ी ये देखिए जो मलबे में दब गई, पानी में वहाँ पर लूंडी पार्टी आ रही है आजकल दब गई। ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं, सड़क की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे का हाल ये है, नेशनल हाईवे की तस्वीरें ये हैं। वैसे में आप उन बंदोबस्तों को, उन इंतज़ामों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनके दावे किए गए थे कि पूरे के पूरे हैं। जोशीमठ के रैनी गांव में भूस्खलन की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ ऋषिगंगा के कटाव के चलते भूस्खलन जारी है। इसकी चपेट में मकान भी आने लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूस्खलन से मकानों पर पहाड़ से मलबा आकर गिर गया, जिससे मकान जमींदोज हो गया। लोगों में आए दिन पहाड़ों से गिर रहे मलबे की वजह से दहशत है। देखिए, घर के जो पीछे का हिस्सा है वो सब मलबे में दब चुका है। देखिए, ये हालात हैं बारिश के बाद से। भूस्खलन का दौर लगातार जारी है और अब लोगों में दहशत है, लोगों में डर है। अब वो उचित जगह विस्थापन की मांग करें। ये देखिए, घर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है, जबकि इस हिस्से में एक बड़ी सी चट्टान है और वहां पर भी देखिए भूस्खलन हुआ है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, खासकर जो स्थानीय लोग हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात वहां कितने विकट हो चले हैं। क्योंकि जहां बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं या पेड़ होते हैं तो अमूमन माना जाता है कि वहां कम से कम मिट्टी नहीं खिसकेगी। लेकिन यहाँ मिट्टी न सिर्फ खिसकी बल्कि इतनी खिसकी कि घर को एक हिस्से से क्षतिग्रस्त किया है। दूसरे घर के ऊपर भी आप देखेंगे तो ये मलबा आ गिरा है, पेड़ आ गए हैं। ऐसे में जो लोग इन घरों में रह रहे हैं वो कैसे रहेंगे? जाहिर तौर पर हर वक्त मौत का साया है, डरे हुए हैं लोग। रैनी गांव की बात करें, ऋषिगंगा नदी उफान पर आ गई है। इससे वैली ब्रिज खतरे में आ गया है। नदी के दोनों किनारों पर भूस्खलन से रैनी गांव पर खतरा मंडरा रहा है। ये उसी ऋषिगंगा की तस्वीरें हैं जिसने कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले कई लोगों की जिंदगी छीन ली। अचानक बहुत पानी आया और उसमें कई लोग बह गए और इस बीच में देखिए लगातार भूस्खलन इस हिस्से में जारी है। ये भी एक सड़क की तस्वीर है और अब सिर्फ पहाड़ी का हिस्सा बचा है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है। लगातार नदी का रूप विकराल होता जा रहा है और भूस्खलन बढ़ता चला जा रहा है। और ये सब हो रहा है वो जो आपदा आई थी उस आपदा के बाद से, क्योंकि वाटर लेवल इतना ज़्यादा था कि ऊंचाई तक पहाड़ियों को डैमेज कर दिया है, सड़कों को डैमेज कर दिया है। और अब आपको दिखाते हैं जोशीमठ में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप। यहाँ मारवाड़ी पुल के पास अलकनंदा नदी का रौद्र रूप, रौद्र तस्वीरें सामने आए हैं। अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। नदी के तेज बहाव के कारण लगातार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का कटाव हो रहा है। सड़क का एक हिस्सा गिर भी चुका है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को भूस्खलन के कई जगहों पर वो भेंट चढ़ चुका है तो कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। अलकनंदा नदी का रौद्र रूप आप देखिए, सड़क का कटान लगातार जारी है और खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे टनकपुर 125 घाट के बीच में दिल्ली बैंड चुपकोट घाट बैंड में भारी मलबा आने की वजह से बंद है और पहाड़ों से बोल्डर आने की वजह से नेशनल हाईवे बाधित है। लगातार मलबा गिरने की वजह से, मलबा आने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग खुल नहीं पा रहा है। सड़क पर मलबा आने की वजह से दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। इससे पहले उत्तरकाशी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब ये कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं जहां भूस्खलन लगातार जारी है। पहाड़ियां तुलनात्मक हिमाचल या कश्मीर से हम करें तुलना तो कमज़ोर मानी जाती हैं,
और बरसात के बाद ये इलाका, ये हिस्सा बहुत संवेदनशील, अति संवेदनशील हो जाता है। और यही वजह है कि अब स्थानीय लोग भी सभी को कहते हैं, अपने घर वालों को ये कहते हैं कि बरसात के मौसम में सड़क के बिल्कुल किनारे चलें, कोशिश करें कि पहाड़ी के बिल्कुल नीचे आप ना रहें, क्योंकि कभी भी भूस्खलन हो सकता है, बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिर सकते हैं। इस बीच में कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासू में बड़े बड़े बोल्डर आने की वजह से बंद है। पहाड़ से बड़ी तादाद में मलबा गिर रहा है। नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। यहाँ 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक मूसलाधार बारिश हुई है, जो सिलसिला लगातार जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये एक तस्वीर है, लेकिन ऐसे कई जगह बन चुके हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में, जहां ये मार्ग बंद हो गया। बड़े बड़ी चट्टानें हैं और जीसीबी को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इन पत्थरों को हटाने में। उत्तराखंड में पिछले 36 घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नदियां, गंगा, सबका जलस्तर बढ़ा हुआ है और गंगा के जलस्तर की बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। यहां एक और पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। यह सिलसिला लगातार बना हुआ है और निचले इलाकों में प्रशासन की ओर से गंगा और दूसरी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ऋषिकेश में प्रशासन की ओर से मुनादी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने अभी 3 दिनों के लिए इसी तरह के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंगा का जलस्तर अभी और बढ़ने वाला है और साफ तौर पर ये ऋषिकेश गंगा का जलस्तर आप देखकर अंदाजा लगाइए कि अभी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है और ऐसा ही नज़ारा उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में है, जहाँ पर मूसलाधार बारिश पिछले 36 घंटों से बनी हुई है। लिहाजा अभी प्रशासन की ओर से मुनादी कराई जा रही है कि जो नदी किनारे, गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके या पहुंचाया जा सके। लिहाजा अभी अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके चलते प्रशासन पूर्ण रूप से चौकन्ना होकर लोगों की मदद कर रहा है और जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए कोई ऐसी जनहानि ना हो, इसीलिए प्रशासन लोगों को गंगा के किनारे से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ में विनोद कुमार, एबीपी गंगा, ऋषिकेश में पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही तो गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है ऋषिकेश में। और गंगा का जलस्तर देर रात करीब 11 बजे चेतावनी रेखा को पार भी कर गया। इससे तराई वाले क्षेत्रों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें हैं, गंगा का जलस्तर बढ़ गया है चेतावनी रेखा के पार, यानी कि खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अब सचेत रहने की आवश्यकता है। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है पहाड़ों पर और यही वजह है कि अब नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कैसा मौसम पहाड़ों पर आज के दिन बना हुआ है और आने वाले दिनों के लिए और आज के लिए क्या अलर्ट है मौसम विभाग का? जी राजीव, देखिए, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश बनी हुई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, खासकर ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो तमाम गंगा का जलस्तर इन स्थानों पर बढ़ गया है और खतरे के निशान से ऊपर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। और ऐसे में लगातार अब जितने भी गंगा के किनारे, नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको प्रशासन की ओर से मुनादी कर और अपील करके उनको हटाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और राजीव, अभी 3 दिन का और अलर्ट है भारी बारिश का। अगर बारिश लगातार होती है तो जलस्तर जरूर बढ़ेगा और लगातार प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अब हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और लगातार अब 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट है तो और चुनौती जरूर होगी। लेकिन हरिद्वार की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश बनी हुई है, जिसके साथ में कई ऐसे राजमार्ग हैं वो बाधित हो गए हैं। कई ऐसी जगहों पर है जो पूर्ण रूप से लैंडस्लाइड हुए हैं, रास्ते बिल्कुल पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, बिल्कुल बंद है। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड होने की घटना लगातार हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था करने की भी बात की जा रही है, जिसके चलते कोई जनहानि ना हो, कोई दिक्कतें लोगों को ना हो।
पूरे प्रशासन की ओर से नज़रें ज़रूर बनाई जा रही है। लेकिन ऋषिकेश में, मैं खुद ऋषिकेश में हूँ, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अभी भी बारिश बनी हुई है और सीधे लगातार जो गंगा का जलस्तर था वो अभी बढ़ चुका है। और जितने भी प्रशासन के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि वो गंगा के किनारे से हटकर अपने कुछ सुरक्षित स्थानों पर चले जाए ताकि कुछ जनहानि ना हो। ऐसे में मौसम विभाग ने राजीव 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अगर भारी बारिश लगातार उत्तराखंड में बनी रही तो लिहाजा मुश्किलें ज़रूर होंगी और निचले इलाकों में ज़रूर जल भराव और की समस्या ज़रूर आ सकती है, क्योंकि सबसे प्रभावित ऋषिकेश का क्षेत्र होता है या फिर हरिद्वार का, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ने से, नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कत होती है। और बहुत से सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनको जैसे ही जलस्तर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है तो प्रशासन की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से अपील कर रही है, अनाउंस करके लोगों को वहां से हटाकर प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, ले जाया जा रहा है। प्रशासन ऐसा कर भी रहा है कि लोगों को सतर्क करने का प्रयास काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपने ऋषिकेश से इस वक्त लाइव देखी। बारिश का दौर ऋषिकेश में भी जारी है और यही हाल पहाड़ों का है, वहां तो ज्यादा और मूसलाधार बारिश हो रही है। हल्द्वानी का रुख करते हैं, जहां लाल कुआं में गौला नदी में शुक्रवार शाम को 2 युवक नदी के बीचों बीच टीले पर फंस गए, जिन्हें फायरमैन सर्विस और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से फिर रेस्क्यू किया गया। दोनों युवक हल्दी चौड़ इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गौला नदी का बहाव तेज होने की वजह से ये वहां फंस गए थे। तो ये लोग फंस गए थे एक टीले पर नदी के बीचों बीच। ऐसे में रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं, और सकुशल इनको बचाया गया। स्थानीय लोग भी मौजूद थे, पुलिस वहां पर मौजूद थी और हल्दू चौड़ इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि तेज बहाव में फंस गए। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ता, आपको बता दें पहाड़ों पर बारिश हो तो फिर नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ता है नीचे, और यही हुआ भी। ये लोग जिस कार्य से गए होंगे तब तक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये लोग वहां फंस गए। रामनगर में भी कोसी नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवक कोसी नदी के तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों को बचाने के लिए वहां पहुंची। देखिए, ये लोग भी नदी के बीचों बीच फंस गए। नदी के किनारे एक सुरक्षित जगह पर ये लोग खड़े हो गए, फंस गए थे। इनको इस ओर आना था और नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि मुश्किल था। वैसे में पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने इन युवकों को बचाया। इनको बचाने के लिए रस्सी फेंकी गई, टीम भी वहां पर पहुंची। रुद्रप्रयाग में भी बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा के पास में बोल्डर गिरने से आवाजाही ठप हो गई। ऐसे में भारी बारिश में वैकल्पिक रास्तों से लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी। केदारनाथ हाईवे के गौरीकुंड और सीतापुर में भी हाईवे बंद पड़ा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा और सम्राट के बीच में एक नई संवेदनशील जगह बन गई। तो दूसरी ओर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिंडर नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है, जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। केदारनाथ हाईवे 2 जगहों पर बंद है, खतरे के निशान के ऊपर नदियां हैं और घरों के बेहद करीब पहुंच गई है नदियां। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, अलकनंदा नदी की, मंदाकिनी नदी की बात करें, दोनों का जलस्तर बढ़ा है। चमोली के घाट इलाके में मंदाकिनी नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से घाट सलवगढ़ सड़क का 50 मीटर का हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया। सड़क बह जाने से आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। बारिश की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं और ये सड़क थी किसी जमाने में, लेकिन अब देखिए सड़क जैसा कुछ नहीं बचा है इस हिस्से में। कितना कटान इस नदी ने किया, नदी के रौद्र रूप ने किया है। ये तस्वीरें चमोली की तस्वीरें। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं धारचूला की। यहां लगातार बारिश हुई और बारिश की वजह से काली नदी, धौली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और इसी कारण दारमा, व्यास, चौदास के साथ ही भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर भी असर पड़ा है और ये मोटर मार्ग बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि यहाँ प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को यहाँ से कहीं और भेज दिया है। वहीं एनएचपीसी के धौली गंगा परियोजना के छिलकिरा स्थित बांध के तीनों ही रेडियल गेट को खोल दिया गया है और उसी की ये तस्वीरें हैं जो विकराल रूप है।
वो बताती है कि नदी का कितना हो चुका है। डरा देने वाली तस्वीर। मौसम की मार उत्तराखंड के पहाड़ी फलों पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। नैनीताल जिले के रामगढ़ मुक्तेश्वर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और पशु पक्षियों के अलावा नाराज प्रकृति ने सेब, नाशपाती, आड़ू, पुलम, खुमानी आदि की फसलों को 50% तक बर्बाद कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि उनकी उपज का 50% फल भी इन्हें नहीं मिल सकेगा। अत्यधिक बारिश होने के कारण जो खुमानी और आड़ू पहले बर्बाद हुआ था, वही स्थिति आज प्लम में भी हो गई है। प्लम की बहुत सारी बेकदरी हो गई। प्लम बिल्कुल पीक सीजन है प्लम का। प्लम बर्बाद होने के साथ साथ ही अब स्थिति आ गई है कि सेब में भी काफ़ी सारा नुकसान हो गया। इसमें मैं कहना चाहूँगा अपने बागबान नैनीताल अपर ग्रोअर एसोसिएशन के माध्यम से हमारे जितने भी बागवान हैं उनको सरकार ने देखना चाहिए और उसमें कुछ सहायता जो भी है उन लोगों को सहायता देनी चाहिए। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से। आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। कोरोना काल के चलते बैठक का आयोजन वर्चुअली ही किया जा रहा है। 1 से लेकर 10 जुलाई तक जिला कार्य समितियों की बैठक भी होनी है और इसके अलावा 10 जुलाई से मंडल कार्य समितियों की बैठक भी होगी। ये बैठकें प्रत्यक्ष रूप से ही होगी, लेकिन कार्य समिति की बैठक वर्चुअली होगी और सभी कार्यक्रमों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर भी मंथन होगा। तो सुबह 11 बजे कार्य समिति की बैठक शुरू होनी है। पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 11 बजे से कार्य समिति की बैठक, क्या क्या चर्चाएं होंगी? बिल्कुल राजीव, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक ये भाजपा की होने जा रही है और ये वैसे हर 3 महीने में आयोजित की जाती है, लेकिन कोविड के वजह से पिछले लंबे समय से कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी। इस वजह से ये वर्चुअल बैठक इस बार की जा रही है। बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी और यहाँ पर पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और जितने भी जिले हैं सभी जिला अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा। 15 स्थानों पर प्रदेश के अलग अलग वर्चुअल तरीके से ये बैठक की जा रही है और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री, मंत्री और जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। 11 बजे बैठक शुरू होगी और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2022 के चुनाव होंगे, क्योंकि पिछले दौरान जो कोविड के वजह से जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो पूरी तरह से बंद रही थी। इस वजह से पार्टी अब आगामी जो कार्यक्रम है जनता के बीच में जाकर किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, जो जनहित के कार्य रहे हैं, उन्हें कैसे जनता के बीच में पहुँचाना है, वो सब कार्यक्रम इसमें तय किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पिछले दौरान जो कार्यक्रम हुए हैं, कोविड के दौरान जो कार्यक्रम हुए हैं, उनमें किस तरह से पार्टी ने अपनी गति आगे बढ़ाई थी, कार्यक्रम हुए या नहीं हुए, किस वजह से वो कार्यक्रम स्थगित हुए थे, उन सब चीज़ों पर कार्य समिति में मंथन किया जाता है और ये भी तय किया जाएगा कि कुछ जो बड़े नेता हैं उनकी जिम्मेवारी तय की जाए। विधानसभा वार सभी नेताओं को जिम्मेवारी दी जाए ताकि 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी को उस दौरान दिक्कत ना हो। ये सभी चीज़ें इस बैठक में तय होंगी। 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी और 4 सत्र इसमें आहूत की जाएंगे। सत्रों का मतलब ये होता है कि पार्टी इसमें हर सत्र में अपने अपने हिसाब से जो भी एजेंडे कार्य समिति के होते हैं वो तय होते हैं, उनको आगे के लिए रखा जाता है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे से बैठक होगी जिसमें चर्चा होगी 2022 की। तब देहरादून से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच में खुली जंग के बीच में सत्याल को हटाने के लिए सरकार पर दबाव बन रहा है। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी मदन कौशिक, बंशीधर भगत, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शमशेर सिंह सत्याल को हटाने की पेशकश की है। मैं मुख्यमंत्री से हम कह चुके हैं, मैं कह चुका हूँ, चुफाल जी कह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि भाई जब आपने सबको अध्यक्षों को हटा दिया तो फिर उससे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गलत जा रहा है कि कुछ को आप रख रहे हो, कुछ को हटा दो। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर निर्णय ले रहे हैं। मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री से, सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि भाई एक रूपता रहनी चाहिए। तो कुछ को आप रख रहे हो, कुछ को आप हटा रहे हो। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तो क्या ये माना चले कि जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है जल्द ही सत्याल को हटाया जा सकता है? राजीव, देखिए ये पूरा का पूरा मामला, वैसे तो हरक सिंह रावत जी जो कह रहे हैं कि एक रूपता आनी चाहिए कि जब सबको हटा दिया गया है तो कुछ लोग ये रह गए, अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो वाकई उनकी बात उचित लगती है। लेकिन एक ये मामला पूरा अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मामला हरक सिंह रावत बनाम त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गया है।
क्योंकि शमशेर सिंह सत्याल त्रिवेंद्र सिंह रावत के बहुत खास माने जाते हैं और हरक सिंह को इस पद से हटाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए शमशेर सिंह सत्याल की नियुक्ति की। तो ये मामला सत्याल और हरक सिंह रावत के बीच का नहीं है, ये मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच का है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत में बहुत पुरानी राजनीतिक अदावत भी है, सरकार में रहते तमाम मतभेद रहे और शमशेर सत्याल को इस बोर्ड में हरक सिंह रावत पर लगाम लगाने के लिए भेजा गया था। उम्मीद ये की जा रही है, चूंकि और भी कई विधायक हैं, जैसे बिशन सिंह चुफाल हैं, डीडी हाट के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, कई और विधायक हैं जिन्होंने इस सत्याल को हटाने की बात कही है कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का आदमी और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत रोष हो रहा है जिस तरह से इनकी कार्यप्रणाली बनती है। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो त्रिवेंद्र वर्सेस हरक सिंह रावत की ये लड़ाई आगे पहुंच गई है। अब आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से खबर। सांकेतिक होगा गंगा दशहरा का स्नान। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सांकेतिक मनाएं, गंगा दशहरा को सांकेतिक मनाएं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। फिलहाल हरिद्वार आने वाले लोगों को रोका जाएगा। कुंभ 2021 में कोरोना जांच के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के मामले में जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने एसआईटी गठित कर दी है और एसआईटी के नेतृत्व सीओ बुग्गावाला राकेश रावत करने वाले हैं और नगर कोतवाली प्रभारी राजेश शाह आईओ बनाए गए।